हेलो गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। तो गाइस आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्लास। सबसे पहला काम डेली की तरह जो स्टूडेंट डेली डेडिकेशन के साथ में पूरी ताकत के साथ में मेहनत कर रहे हैं और सुबह उठते ही लेक्चर को देख रहे हैं, सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट लिखना। और जो नए स्टूडेंट हैं सभी लोग एक संकल्प लेना कि जब तक तोड़ना है नहीं तब तक छोड़ना नहीं, पूरी ताकत के साथ। जब तक कि सर न दर्द करे तब तक सोना नहीं है, तब तक इधर उधर भटकना नहीं है। पूरी ताकत के साथ में मेहनत करनी, क्योंकि 12th का एग्जाम अभी आपको देना है, इसके बाद आपको नहीं देना है। और इसलिए अभी देना है तो इसलिए इसी बार आपको 90+ लाना है। और ला दोगे, जिस तरफ से मेहनत कराया जा रहा है यहाँ पे ना, ला दोगे। कहीं बड़ी बात नहीं है, हर तरह से आपको तैयार कराया जा रहा है। थियरी अलग से तैयार कराया जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से तैयार कराया जा रहा है। तो गाइस आज की इस क्लास में फिर से हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री के जो चैप्टर 2 है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो आप सभी लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर महत्वपूर्ण है। गाइस हम आप सभी लोगों की पूरी तैयारी जो कि लाइव क्लासेस के साथ में, अगर आप कहीं कोचिंग वोचिंग जाते हैं, ऑफलाइन नहीं समझ में आ रहा है, क्लास 11 आपने नहीं पढ़ा है, क्लास 12 में आपको अच्छा परसेंट लाना है, अच्छे नंबर से फोड़ना है, तो आपके लिए मैं तैयारी अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर एक शिखर बैच है उसमें करा रहे हैं, जहां पर सभी सब्जेक्ट की क्लासेस लाइव चल रही हैं। चाहे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बायो सभी सब्जेक्ट लाइव पढ़ाया जा रहा है। वहां पर आपको डेली लाइव क्लासेज होती हैं, स्टार्टिंग से चैप्टर 1 से पूरी लाइव क्लासेज चल रही हैं। और साथ में डेली क्लासेज का आपको पीडीएफ नोट्स दिया जाता है, नोट्स के साथ में डीपीपी होता है, असाइनमेंट होते हैं, प्रैक्टिस सेट होते हैं। आपको कोई भी ऑफलाइन कोचिंग जाने की आवश्यकता ही नहीं होगी अगर आप डेली लाइव क्लासेज यहाँ पे देख रहे हो, और कहीं आपको भटकना नहीं है। बस एक जगह पढ़ो और नजर गड़ा के पढ़ो, पेन से इतना लिखो कि हाथ पर काली हो जाए, काली कापी पर लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस के जरिए ही आप 90% ला सकते। डेली लाइव क्लासेस के साथ में आपको ऑनलाइन टेस्ट दिया जाता है, वो भी सैटरडे के दिन होता है, ताकि आपकी तैयारी बेस्ट हो सके। एग्जाम में टेस्ट देते हो ना, उसी तरह यहाँ पे भी टेस्ट दिया जाता है ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो सके। टेस्ट के साथ में आपको मेमोरी चार्ट दिया जाता है। मेमोरी चार्ट से क्या होगा, जो चीजें आप लोग पढ़ोगे उन चीजों को कम समय आप रिवाइज कर सकते हो। कंप्लीट सिलेबस थ्योरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में हम आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी इस अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप के शिखर बैच में करा रहे हैं। आप सभी लोग ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो नीचे ये नंबर है 930 577 1375 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, डेली हजारों कॉल आते हैं, इसीलिए मैं हर क्लास में स्टार्टिंग होने से पहले बता देता हूं कि क्लास में क्या क्या मिलेगा, किस तरह से मैं तैयारी करा। हजारों कॉल आते हैं इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को कॉल रिसीव नहीं हो पाता। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको कॉल करना पड़ेगा मल्टीपल टाइम। जैसे सुबह में 5-7 बार कर लिए, फिर 9-10 बजे 11 बजे के बाद 5 बार कर लिए, फिर 2-3 बजे करीब 5-7 बार कॉल कर लिए, तो कभी ना कभी कॉल रिसीव हो ही जाएगा। ठीक है ना। चलिए आज ही हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आप सभी लोगों के सामने पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंग गुणधर्म है। देखो अणुसंग गुणधर्म बताने से पहले मैं बता देता हूं, देखो अणुसंग गुणधर्म होता क्या है। देखो दो शब्दों से मिलकर बना अणुसंग गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म। देखिए अणुसंग गुणधर्म का मतलब क्या हुआ, देखो पहला क्या है, अणु है, और दूसरा क्या है, संख्य। ठीक है, अणु है, दूसरा क्या है, संख्य। तो वह सभी गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करे उसे क्या कहते हैं, अणुसंग गुणधर्म कहते हैं। अणुसंग गुणधर्म क्या है, ये पूछा आपसे क्वेश्चन में, तो मैंने सबसे पहले क्या बताने की कोशिश किया कि अणुसंग गुणधर्म होता क्या है। तो अणु संख्य गुणधर्म मतलब अणु संख्य, यानी वे सभी गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पे निर्भर करे उसे क्या कहते हैं, अणु संख्य गुणधर्म कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है सर अणुसंग गुणधर्म कितने प्रकार का होता है। तो अणुसंग गुणधर्म 4 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, पहला आपका होता है पराशर दाब, दूसरा होता है आपको वाष्प दाब, तीसरा होता है क्या, क्वथनांक में अपेक्षित उन्नयन। ठीक है, चौथा होता है आपका हिमांक में अवनमन। ठीक है, चौथा क्या होता है, हिमांक में अवनमन। ठीक है, पराशर दाब, वाष्प दाब, क्वथनांक में अपेक्षित उन्नयन, हिमांक में अवनमन, ये 4 प्रकार का क्या होता है, अणुसंख्य गुणधर्म होता है।
तो यहाँ पूछा निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंघ गुणधर्म है, तो कौन सा है, पराशर दाब है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम। तो अणुसंघ गुणधर्म किसे कहते हैं, जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करे उसे अणुसंघ गुणधर्म कहते हैं। जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करे उसे अणुसंघ गुणधर्म कहते हैं। यह 4 प्रकार का होता है, पराशर दाब, वाष्प दाब, क्वथनांक में अपेक्षित उन्नयन और हिमांक में अवनमन, ये 4 प्रकार का होता है। नेक्स्ट चीज क्वेश्चन देखते हैं। देखो लिखा क्वेश्चन में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंघ गुणधर्म अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, यानी पूछा है कौन सा अणुसंघ गुणधर्म नहीं है। तो वाष्प दाब में क्या, वाष्प दाब में पूरा लिख लो, वाष्प दाब में अवनमन, अवनमन एक तो अवनमन हो गया, अवनमन, ठीक है। एक तो हो गया वाष्प दाब में अवनमन हो गया, दूसरा क्या है, हिमांक में अवनमन हो गया, तीसरा क्या है, तीसरा क्वथनांक में अपेक्षित उन्नयन, ये तो दिया ही नहीं है। पृष्ठ तनाव दिया हुआ है, तो पृष्ठ तनाव तो होता नहीं है अणुसंघ गुणधर्म, यानी पृष्ठ तनाव आपका सही आंसर होगा, जो कि अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता। पृष्ठ तनाव अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, यह आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। समझ में आया बात आप लोगों को, यानी कि वे सभी गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, यानी कौन, जो अणुसंघ गुणधर्म नहीं होते। तो पृष्ठ तनाव आपके अणुसंघ गुणधर्म नहीं है, चारों में से नहीं है, यानी अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता। ये चारों क्या है, अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, हिमांक में अवनमन सीधा समानुपाती किसके होता है। क्लास में मैं पढ़ा रहा था तो बताया था हिमांक में अवनमन की सीधा समानुपाती किसके होता है। आप बताओ हिमांक में अवनमन सीधा समानुपाती किसके होता है, बताओ। बताओ किसको याद है। मैंने आपको बताया था हिमांक में अवनमन यानी डेल्टा टीएफ जो होता है ये सीधा समानुपाती होता है विलयन के मोललता के, विलयन के मोललता के समानुपाती होता है। अब विलयन का मोललता ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है, यानी हिमांक में अवनमन सीधा समानुपाती होता है विलयन के मोललता के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना सभी लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन की सहायता से मूलर द्रव्यमान ज्ञात करने का सही सूत्र है। कौन सा सही सूत्र है, बताओ बताओ कौन सा सही सूत्र है। ऑप्शन नंबर डी सही सूत्र है। कैसे सर, कैसे सर, चलिए मैं बताता हूं कैसे सही है। आपको मैंने सब चीजें बताया था, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा, नहीं पढ़े होंगे सब चीजें भूल गई होंगी तो फिर प्रॉब्लम होगी प्रॉब्लम होगी भाई। मैंने आपको बताया था कि क्या बताया था मैंने आपको कि पी नॉट माइनस पी एस अपान पी एस इज इक्वल टू क्या होता है, वास्तव ये क्या राउल्ट का नियम है। राउल्ट का नियम इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, बताओ बताओ, ये किसके बराबर होता है, विलेय के किसके बराबर, बताओ, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है ना, ये होता है ना वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन। राउल्ट के नियम से ये किसके बराबर, ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ये किसके बराबर होता है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख रहे थे, बताओ बताओ क्या लिख रहे थे हम लोग, बताओ, डब्ल्यू ए अपान यम ए, डब्ल्यू ए अपान स्मॉल यम ए इंटू कैपिटल डब्ल्यू बी अपान कैपिटल यम बी, ये लिखा रहा। यह जहां पे डब्ल्यू ए यम ए क्या है, बताओ, विलेय का द्रव्यमान है डब्ल्यू ए, और यम ए क्या है, विलेय का अणुभार है। डब्ल्यू बी विलायक का द्रव्यमान है और यम बी क्या है, विलायक का अणुभार। ये बताया था यार, नहीं समझ में आ रहा है, इसका जिम्मेदार आप खुद हो, पढ़े नहीं हो तो समझ में कहां से आएगा। हाँ तो यहां से क्या पूछा है, बताओ, किस सहायता से मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का सही सूत्र, यानी आपका मोलर द्रव्यमान तो यह डब्ल्यू है, इसी को याद करना है, तो इसको ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होगा, बताओ, सही सूत्र क्या होगा बताओ। अरे मोलर द्रव्यमान तो कौन है, यम ए है, इस यम ए को ज्ञात करने का सही फार्मूला क्या होगा, बताओ, मोलर द्रव्यमान यही है यम ए, इसको ज्ञात करने का सही फार्मूला क्या होगा, बताओ। यम ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, बताओ क्या लिखेंगे, बताओ, यम ए, इसको 1 अपान यम ए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताओ, इसको पलट सकते हैं, यम ए इंटू एम ए बी इज अपान डब्ल्यू ए इंटू डब्ल्यू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एस। एक सिंपल फार्मूला है, अगर आपको नहीं आ रहा है मतलब आप पढ़े नहीं है,
ठीक है, नहीं तो एक बार में आ जाता। ठीक है, यहाँ से ये ma का वैल्यू ज्ञात करना, इसको मैंने उल्टा कर दिया, इसको ऊपर का नीचे मतलब होता ना, ऐसे आदमी खड़ा था इसको ऐसे कर दिया, तो दोनों लोग करना पड़ेगा, ऐसे किया तो इसको भी ऐसे करूंगा, नहीं तो ये रोने लगेगा ना, दोनों पक्षों का करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसके बराबर यानी यम ए बराबर क्या लिख सकते हैं, पी एस अपान पी नॉट पी एस इंटू डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी अपान एम बी, यही आपका फार्मूला हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, आगे पीछे कर सकते हैं, इसको इधर भी ले जा सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको जाके इधर गुणा किया, पलट दिया, इसे दोनों भाग दे दिया, उल्टा हो गया। नहीं समझ में आया ना, नहीं समझ में आया, इसका मतलब आपने नहीं पढ़ा, जिन्होंने पढ़ा है उसको सही कर दिया है, या जो पढ़ के भूल गए हैं भाई रिवीजन कर लेना, रिवीजन कर लेना भाई आप लोग, यही सही है आप लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, ये देखो किसका वाष्प दाब न्यूनतम होगा, बताओ। ये आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन इस चैप्टर के यही होते हैं, और कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है, मैं बता देना चाहता हूं कैसे लगाओगे ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपको कुछ पढ़ना लिखना नहीं है, पूछा क्या है, किसका वाष्प दाब न्यूनतम होगा, यही पूछा है। बताओ, हाँ बताओ, चलो ये क्वेश्चन आपको बताना, मैं इसके अगला वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पिछला वाला क्वेश्चन आपको बताना है। ठीक है, मैं अगला वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखो इसमें क्या है, किसका वाष्प दाब सबसे अधिक होगा, ये पूछा है आपसे ना, ये आपसे पूछा है किसका वाष्प दाब सबसे अधिक होगा, ये पूछा आपसे, ये पूछा है। किसमें वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक होगा ना, यही पूछा है, ध्यान देना। देखो इसमें जो यूरिया है और ग्लूकोज, यूरिया तथा ग्लूकोज को हम लोग लेंगे ही नहीं, क्यों नहीं लेंगे सर, क्योंकि नहीं यूरिया पानी में डालने पे टूटता है, नहीं ग्लूकोज पानी में डालने पे टूटता है। सर किसको किसको नहीं लिया जाता, आपको तो याद है, मेरे को कैसे याद होगा, जाके क्लास देखो, मैंने आपको बताया है कौन सा ये नहीं टूटता है, कौन कौन सा टूटता है, ऐसी बात नहीं, हवा हवाई बात कर रहा हूं मैंने पहले इस चीजों को पढ़ाया है, 10-12 घंटे में पढ़ाया मैंने, 15-20 घंटे में एप्लीकेशन पढ़ाया है, तब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये दोनों टूटते ही नहीं है, कोई हवा हवाई बातें नहीं हो रही। रहेगी बात कौन कौन टूटेगा सर, बेरियम क्लोराइड BeCl2 टूटेगा। सर किसमें टूटेगा सर जी, टूटेगा या बी में +2Cl- में, और इसी तरह से मैग्नीशियम सल्फेट यानी MgSO4 टूटेगा। ये सर किसमें टूटेगा, ये भी दो लोगों में टूटेगा, Mg+ में SO4- में टूटेगा। जब इसको तोड़ा तो मैंने देखा 2 ये 1 यह, मतलब यहाँ पे 3 आयन बना, और यहाँ पे कितना आयन बना, यहाँ पे 2 आयन बना, ये 3 आयन बना, ये 2 आयन बना। तो बताओ किसका अधिक होगा, जिसके पास आयन अधिक होंगे, कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अरे यार मुझे तो यहाँ पे 3 लोग लग रहे हैं, 3 लोग ज्यादा हैं तो इसका अधिक होगा, इसका कम होगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, चलो वही बात नहीं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो सिंपल है, इसमें ये पूछा है क्वथनांक मूल्यन का सही तत्व होगा, तो क्वथनांक मूल्यन जो होता है मोललता के समानुपाती होगा, डेल्टा टी भी जो होता है ना, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ये यम के समानुपाती होता है। जो पढ़े हैं उनको बहुत मजा आ रहा होगा, जो नहीं पढ़े उनको प्रॉब्लम हो गई होगी, दर्द हो रही होगी। तो एक बात मैं बता देना चाहता हूं, ये दर्द अभी सह लोगे तो एग्जाम में सही हो जाए, दर्द अभी नहीं सहोगे ना, वो पत्थर वाली कहानी सुने होगे, जब पत्थर तोड़ रहे थे उन्होंने सहा तो भगवान की मूर्ति बनी, जो नहीं सहा वो जिंदगी भर पत्थर तोड़ा जाता है, उस पर नारियल फोड़ा जाता है। सुने हो कि नहीं सुने हो, बताओ, सुने हो ना, वही हाल आपकी हो जाएगी। इसलिए नहीं पढ़े हो भैया तो आओ ज्वाइन करो बैच को, वहां से पढ़ लो, यूट्यूब लेक्चर वहां से पढ़ लो, किसी तरह से पढ़ लो भाई। तो ये चूंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इसके माध्यम से आपकी पूरा टेस्ट हो जाता है, कितना पढ़े हो कितना नहीं पढ़े हो, डीपली टेस्ट हो जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, सब्जेक्टिव कोई भी क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि जब तक पूरा नहीं पढ़ोगे तब तक कर ही नहीं पाओगे, इसलिए मैं पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देता हूं। ऑब्जेक्टिव पूछे भी जाते हैं आपके एग्जाम में, हाँ, उसके बाद सब्जेक्टिव कराता हूं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू मोललता के समानुपाती होगा विलयन के मोललता के। अब बताओ इसमें सर्वाधिक किसका होगा, इसमें भी 2 ऑप्शन है, ग्लूकोज है और सुक्रोज है। क्वेश्चन पढ़ोगे तो इसमें ग्लूकोज और सुक्रोज 2 लोग हैं, सुक्रोज और ग्लूकोज। तो आपका इसमें नहीं सुक्रोज टूटेगा नहीं ग्लूकोज टूटेगा, ग्लूकोज सुक्रोज तो टूटेगा नहीं, टूटेगा कौन, NaCl और CaCl2 टूटेगा।
चलो तोड़ते हैं, अब पता करते हैं किसका अधिक होगा। और जिसको आ रहा है भाई कितना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। क्या यहाँ पे CaCl2 को तोड़ते हैं, देखो Ca 2 प्लस में टूटेगा प्लस 2Cl माइनस में टूटेगा, ये 2Cl है तो इस तरह से टूटेगा। और उसी तरह से NaCl है आपका, इस तरह से Na प्लस में प्लस Cl माइनस में टूटेगा। तो देखो CaCl2 जो है यहां से 3 आयन बन रहा है और यहां से 2 आयन बन रहा है, ये 3 आयन बन रहा है, ये 2 आयन बन रहा है। बताओ भाई, मुझे जवाब नहीं देना होगा, आप लोग जवाब दोगे ना मुझे कौन अधिक होगा, कौन सर्वाधिक होगा, किसका क्वथनांक सर्वाधिक होगा, बताओ किसका क्वथनांक सर्वाधिक होगा, कौन जवाब देगा, कोई देगा जवाब मुझे बताओ, किसका क्वथनांक सर्वाधिक होगा बताओ। CaCl2 का होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 आयन है, यहाँ पे 2 आयन है, तो तोड़कर आपको देखना है। अभी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, मुझवा नहीं बता दोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताओ, केबी को क्या कहा जाता है। देखो एक होता है केबी होता है, एक केएस होता है। तो केबी को क्या कहा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट, यानी इसे क्या मोलल अवनमन स्थिरांक कहा जाता है। इसे केबी को क्या कहा जाता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है कि अवनमन स्थिरांक कहा जाता है। बताओ केबी को क्या कहा जाता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है या मोलल अवनमन स्थिरांक कहा जाता है। कहा जाता क्या है बताओ। तो केबी को कहा जाता है मोलल उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। केबी को क्या कहा जाता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है, मैंने बताया है और केबी का फार्मूला भी बताया, क्योंकि ये जो है ना डेल्टा टीबी ना, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह को हटाते तो यहाँ पे केबी एक नियतांक का यूज आता है, केबी इंटू यम हो जाता है। ये डेल्टा प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह था ना, यानी जो क्वथनांक में उन्नयन जो था ये मोललता के समानुपाती था ना? तो मोललता के समानुपाती था, तो ये प्रोपोर्शनलिटी का जो चिन्ह था इसको हटाकर हम लोग केबी नियतांक का यूज किए थे। वही केबी नियतांक है जिसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं केबी को। सिंपल चीजें यार, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो समझ में आ जाए। केबी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, नहीं समझ में आया, चलो मैं फिर से बता देता हूं। देखो क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी जो होता है, डेल्टा टीबी जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, केबी के प्रोपोर्शनल। ये प्रोपोर्शनल होता है मोललता, विलयन के मोललता के, विलयन की मोलरता, ये विलयन की मोललता के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये जो क्वथनांक उन्नयन होता है डेल्टा टीबी, ये विलयन के मोललता के प्रोपोर्शनल होता है। तो डेल्टा टीबी जो होता है ना, ये प्रोपोर्शनल की चिन्ह को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे केबी नियतांक का यूज करते हैं इस तरह से। ये केबी क्या है, ये नियतांक है जो कि हम लोग इसे क्या कहते हैं, मोलल उन्नयन नियतांक कहते हैं। ये क्या कहते हैं, मोलल उन्नयन नियतांक कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा कि मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी की गणना की जाती है। तो फार्मूला होता है केबी इज इक्वल टू, एक फार्मूला होता है, क्या होता है, डेल्टा टीबी स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू अपान 1000 MW ना। या आप ऐसे भी निकाल सकते हो, यहीं से निकाल सकते हो फार्मूला, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू यम है। यम क्या है, मोललता है, तो यहां से क्या निकाल सकते हो, केबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी अपान यम। देखो यहां से भी आंसर बता सकते हो। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिन्होंने डेल्टा टीबी ऊपर है, तो ऊपर के 2 ऑप्शन में है। अब की बात 2 ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा। तो आपको पता है कि मोललता स्मॉल एम क्या पता है, तो रब करके मैं आगे बढ़ता हूं। आपको ये पता है कि मोललता स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या होता है, मोललता स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या होता है, बताओ क्या होता है, बताओ। स्मॉल डब्लू अपान स्मॉल एम अपान कैपिटल डब्लू अपान 1000, ये होता है। आपने पढ़ा हो ना, ये क्या है, एक तरह से इसे हम लोग क्या कहते हैं, मोल कहते हैं।
ये मोल होता है, ये क्या होता है, विलायक का भार। विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम, ये होता है। यानी मोल अपान विलायक का द्रव्यमान केजी में, ये होता है ना, ये होता है। तो वही तो मैंने लिखा है, ये डब्लू ग्राम में था, कैपिटल डब्लू, ये जो कैपिटल डब्लू था ना, ये स्मॉल डब्लू, यहाँ पे ऐसे नहीं, स्मॉल डब्लू, ये कैपिटल डब्लू, ये कैपिटल डब्लू जो ग्राम में था, इसमें 1000 का भाग दिया ताकि ये किलोग्राम में चेंज होता। तो मोललता यम इज इक्वल टू क्या, स्मॉल डब्लू अपान स्मॉल यम अपान कैपिटल यम अपान कैपिटल डब्लू अपान 1000, ये मोललता यम इज इक्वल टू होता है। तो ये हम यहाँ पे रखेंगे, ये भी इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा टी बी अपान वो रखेंगे वैल्यू स्मॉल एम अपान स्मॉल डब्ल्यू अपान कैपिटल डब्ल्यू अपान 1। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आंसर। सॉल्व करो, कौन सा आप ऑप्शन है समझ में आ जाएगा अपने आप। क्या हो जाएगा बताओ, ये आपका क्या हो जाएगा बताओ, इसे सॉल्व करोगे तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताओ, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कोई तो बताए मुझे, क्या हो जाएगा बताओ। ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, ये यहाँ पे गुणा हो जाएगा ना, ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा टीबी इंटू डेल्टा टीबी इंटू क्या हो जाएगा बताओ, इंटू 1000, डेल्टा टीबी इंटू क्या हो जाएगा बताओ, हाँ डेल्टा टीबी इंटू क्या हो जाएगा, कोई तो बताया मुझे, मैं देख रहा हूं यार कोई नहीं बता रहा मुझे, बताओ डेल्टा टीबी मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है, गलत लिखा है ना, बताओ। ये इस तरह से होता है, ध्यान देना सभी लोग, इस तरह से होता है। अगर ऐसे नहीं कर पाते हो आप लोग तो गुणा भाग करने सीख लो आप लोग, ठीक है। देखो ये जो होता है, ये इन दोनों का गुणा होकर ऊपर चला जाता है, और ये दोनों इसमें, ये दोनों जो ऐसे आ जाए कभी ना, ये दोनों जो गुणा होकर ऊपर चला जाता है, यानी यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू ऊपर हो जाएगा, बाकी ये दोनों जो है नीचे हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000, ये नीचे हो जाएगा, इक्वल टू के भी हो जाएगा, समझे। ये आपका फार्मूला बनता है, इसे याद करना पड़ेगा भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बताओ, ऑप्शन नंबर ए सही होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जा, अगला क्वेश्चन ये है, ये तो क्वेश्चन कर ही लोगे आप लोग, ये तो क्वेश्चन कर ही लोगे, नहीं कर पाओगे क्या, अरे यार ये तो क्वेश्चन कर लेना चाहिए आप लोगों को, आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर लेना चाहिए। क्वेश्चन देखो, इसमें तो मैं मुझवा नहीं बताऊंगा, इसमें सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम सल्फेट है, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट होता है, और सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, यूरिया ग्लूकोज से मतलब नहीं है, यानी पोटेशियम K2SO4 है, पोटेशियम सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड NaCl है ना। तो पोटेशियम सल्फेट जो K2SO4 है, ये किस में टूटेगा बताओ, ये किस में टूटेगा, 2K प्लस में टूटेगा, प्लस है SO4 माइनस में टूटेगा, यहाँ पे कितने आयन, 3 आयन होंगे ना। और NaCl कैसे टूटेगा, एक Na प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा, यहाँ पे कितना 2 आयन होंगे। तो आयन किस में अधिक है, पोटेशियम सल्फेट में, K2SO4 में। तो आंसर कौन होगा, पोटेशियम सल्फेट होगा, ऑप्शन नंबर ए से होगा। मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन के दीवाने हो गए हो आप लोग, ऐसे क्वेश्चन उड़ा लोगे आप लोग। इस तरह से ये भी क्वेश्चन है, इसमें बताओ ग्लूकोज सुक्रोज फैक्टोज से मतलब नहीं है ना, इस तरह से क्वेश्चन कर लोगे आप लोग। ये क्वेश्चंस हैं, एक लास्ट लेक्चर और लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा पूरा थ्योरी की इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करके बताना इसका आंसर। आपको लेक्चर कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और जो भी अभी तक क्लास स्टार्ट नहीं किए हैं, मैं सभी से कहना चाहता हूं भाई देखो समय निकल जाएगा, फिर पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। क्लासेस चल रही है लाइव, आप सभी लोग तुरंत स्टार्ट कर दीजिए, इसी में आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को धन्यवाद, थैंक यू, जय मां सरस्वती।